हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। अल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती हैं? देखिए, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल that if you hear any kind of sound, background noise, please ignore because of weather condition you may मतलब hear certain kind of noise which can disturb you, distract you. Kindly ignore the same and be patient and keep studying alternative and inconsistent pleading with me. आई होप आप समझेंगे। इसी वजह से मैं लास्ट नाइट भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई वीडियो बिकॉज रोज़ यहाँ पर वेदर कंडीशन ख़राब हो जाती है रात को। तो प्लीज़ आप अल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग पढ़ना है। मैं दो दिन से इसको तैयार करके बैठी हूँ आप लोग के साथ। एक एक दिन ख़राब होता है हमारा अगर हम नहीं पढ़ते तो प्लीज़ अगर आपको साउंड सुनाई दे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो अल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती है? देखिए, अल्टरनेटिव को पहले हम थियोरी से समझेंगे या फिर मैं आपको लीगल लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से अल्टरनेटिव का मतलब समझा देती हूँ। अल्टरनेटिव को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझिए। छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है कि मदर मम्मा मुझे चॉकलेट दिलवा दो। मम्मा कहती है कि नहीं, चॉकलेट से तो दांत बड़े ख़राब हो जाते हैं, चॉकलेट नहीं दिलवाऊंगी। तो कहता है अच्छा ठीक है, चॉकलेट नहीं दिलवानी है, कोई बात नहीं है। अच्छा आप मुझे फिर टॉफ़ी दिलवा दीजिए। अब मम्मा बोलती है टॉफ़ी तो और भी ख़राब करती है, अब चॉकलेट दिलवाएं कि टॉफ़ी दिलवाएं। अब उसने चॉइस दिया, मदर के पास है। तो अल्टरनेटिव का यही है कि आप मुझे या तो ये रिलीफ दिलवा दीजिए या मुझे वो रिलीफ दिलवा दीजिए। तो अल्टरनेटिव से समझ में आ गए कि हम आपको चॉइस दे रहे हैं या तो ये या ये। तो इन द सेम वे कोर्ट में बच्चा जाता है, बच्चा इन द सेंस यहाँ पर भाई न्याय है, न्याय की शरण में जाता है। माई बाप है जज साहब, तो उनके पास जाता है प्लीड लेके, व्यक्ति प्लीडिंग लेके जाता है, अपनी प्रार्थना लेके जाता है कि आप मुझे ये रिलीफ दिलवा दीजिए। अगर आप ये नहीं दिलवाते तो ठीक है, प्लीडिंग में मेंशन होता है ये नहीं तो फिर ये दिलवा दीजिए। तो ये तो हो गया अल्टरनेटिव प्लीडिंग। अब आता है इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग क्या होती है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना। क्या कहता है बच्चा कि बच्चा कहता है चॉकलेट चॉकलेट तो चलो टॉफ़ी दिलवा दीजिए। इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग है, यानी कि ये क्या बात है, दोनों से ही दांत खराब हो रहे हैं, हम आपको कौन सी बात आपकी मानेंगे? ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग का मतलब एक व्यक्ति एक साथ ही, अगर मैं सही से बात कहूँ, आपके घर में एक मेहमान आया, ठीक है, अब घर में मेहमान आया, एक ये मतलब अनकंसिस्टेंट प्लीडिंग को समझने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता जो मैं आपको बता रही हूँ। घर में एक मेहमान आते हैं तो आप उनको बोलते हैं कि ठंडा लेंगे कि गरम, समझिएगा, ठंडा लेंगे कि गरम। आप उन्होंने चॉइस दे दी ठंडा के गरम, या तो ठंडा ले लीजिए या फिर गर्म ले लीजिए। तब वो बोलता है कि ठीक है ठंडा ले आओ, तो अल्टरनेटिव प्लीडिंग हो गई। अब यहाँ पर इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि आप दोनों ही एक साथ ले आओ, ठंडा भी ले आओ गर्म भी ले लो, मैं दोनों एक साथ पी लूँगा। दैट इज़ व्हाट इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग। दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। लीगल लैंग्वेज में अगर बात करूँ तो यही सेम बात है। एक व्यक्ति कोई एक बात को अप्रूव कर रहा है, साथ ही साथ उसी बात को फिर खंडन भी कर रहा है, तो वो साथ में नहीं हो सकता। मतलब एक व्यक्ति एक प्लीडिंग में कुछ रिलीफ मांग रहा है, उसके साथ साथ उसे खंडन भी कर रहा है, कह भी रहा है, अप्रूव भी करता है, रिजेक्ट भी कर रहा है। या फिर अगर मैं स्कॉटिश प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाऊँ, अप्रोबेट और जो है उसको अप्रोप्रिएट और रिप्रोप्रिएट एक साथ नहीं कर सकता। मतलब एक चीज़ को अप्रूव और एक चीज़ को रिजेक्ट एक साथ नहीं कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा ठंडा गर्म एक साथ नहीं पिएगा ना, ऑप्शन दे रहे ठंडा ले लो गर्म ले लो, ठीक है अल्टरनेटिव हो गया। बट यहाँ कह रहे हैं दोनों साथ लें, दोनों साथ में पीऊँगा, दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने का तरीका। अब चलते हैं थ्योरी पे, ठीक है। अल्टरनेटिव प्लीडिंग का क्या मतलब होता है और इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग का क्या मतलब होता है? देखो, जो एक्सप्रेशन है अल्टरनेटिव का मतलब समझ में आ गया कि दो चॉइस है हमारे पास, आप एक चीज़ चुन लीजिए, ठीक है। तो पार्टी जब लिटिगेशन वाली होती है, देखो लिटिगेशन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लिटिगेशन माने क्या होता है, लिटिगेंट माने क्या होता है। अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी हैं देन यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म, मेरे को दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो पार्टी टू लिटिगेशन क्या जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो अपनी प्लीडिंग में दो या दो से ज़्यादा फैक्ट को कह सकती हैं कि ये चीज़ नहीं आप ये दिलवा दीजिए। मैं अभी आपको बताऊँगी एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे, बट अभी आप समझिए कि वो रिलीफ के लिए बोल रहा है कि अदर दिस और दिस, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि जो म्यूचुअली रेपग्नेंट है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, वो बोल रहा है कि एक तरफ बच्चा कह रहा है टॉफ़ी, दूसरी तरफ कह रहा है चॉकलेट, दोनों से ही दांत खराब होते हैं, मदर क्या करे, एक साथ ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। दैट इज़ व्हाट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, इररिकंसिलेबल होता है। मतलब उसको हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन है। कैसे एक बंदा जो होता है साथ में चाय और कोल्ड ड्रिंक पी लेगा,
आपके घर में जो गेस्ट आए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेंस और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वन नेसेसरीली इम्प्लाइज अब्रोगेशन और अबेंडमेंट ऑफ द अदर। मतलब अगर एक चीज़ हम आपकी मान रहे हैं तो उसका मतलब हमें दूसरी चीज़ छोड़नी पड़ेगी। मैंने आपको कहा अगर चाय पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक वाला ऑप्शन तो आपको छोड़ना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या करने जा रहे हो, चाय और कोल्ड ड्रिंक साथ में पी लोगे क्या? तो दैट इज़ व्हाट इनकंसिस्टेंट, कि ऐसा नहीं अलाउड होगा। फिर एग्जाम्पल देख लो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अल्टरनेटिव प्लीडिंग के क्या होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जाता है कोर्ट के पास इसलिए सूट लेकर के कि मुझे जो है घर का पोजेशन दिलवा दीजिए, जो कि क्या कह रहा है, इन ए सूट फॉर पोजेशन ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, अब प्लेंटिव क्या कहता है कि मुझे ओनरशिप दिला दो, हाउस किसका है, ए का। ठीक है, एक व्यक्ति ए घर है उसका, अब वो व्यक्ति नहीं रहा, तो अब क्या होता है, दूसरा व्यक्ति जो जाता है से बी जाता है और कहता है मुझे आप इसका घर दिला दीजिए, पोजेशन दिलवा दीजिए घर की। तो उसमें वो क्या करता है, प्लीडिंग में क्या डालता है, अपनी प्लीडिंग में डालता है कि मैं उसका अडॉप्टेड सन हूँ, मैं उसका अडॉप्टेड सन हूँ, इसलिए घर मुझे मिलना चाहिए। दूसरी तरफ वो अल्टरनेटिव में ये भी ग्राउंड डालता है कि मेरे जो व्यक्ति है ना ए, उसने अपनी विल के थ्रू मुझे जो है ये घर दिया है। तो वो दो तरीके की प्लीज लेके गया। पहली प्ली में उसने कहा कि भाई मैं इसका अडॉप्टेड सन हूँ, तो ये हो गया। दूसरे में अगर कोर्ट इस बात को नहीं मानेंगी तो दूसरी भी उसके पास दलील है, और दूसरी दलील क्या है, दूसरी रिक्वेस्ट क्या है उसके पास कि भाई विल में मेरा ही नाम है, विल मेरे ही फेवर में है। तो इस तरीके से वो दो चीज़ों को प्लीडिंग में डाल सकता है। जब आप प्लीडिंग अगर आपने कभी देखी होगी एलएलबी में पढ़ते हुए, तो वहाँ प्लीडिंग में अल्टरनेटिव प्ली हमारे पास नीचे लिखा हुआ आता है। ठीक है, जब हम प्लीडिंग करते हैं तो अल्टरनेटिव प्लीज लिखते हैं, तो वो यही होता है, आप इस बात को नहीं सुन रहे हो, ठीक है, इस बात को देख लीजिए। इस दूसरी तरफ देखो, एक प्रोमिसरी नोट का सूट है, उसमें जो डिफेंडेंट है वो स्टेट कर सकता है कि अब यहाँ पर अल्टरनेटिव प्ली में, अब ये वाला देखो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया, तो यहाँ प्लेंटिव गया, डिफेंडेंट क्या, यानी ऑप्शन दोनों के पास है, क्योंकि प्लीडिंग है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा प्लेंट है। तो प्लीडिंग का मतलब तो हमें समझ में आ ही गया कि हमारे क्या है, हमारा सिंपल सी बात है, प्लीडिंग हमारी शुरुआत में ही कहती है कि प्लीडिंग का मतलब रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट होता है। तो जब एक व्यक्ति प्लेंट लेके गया है या रिटन स्टेटमेंट लेके गया, तो वो दोनों में ही उसको हक दिया जाता है कि वो अल्टरनेटिव प्ली डाल सकता है। तो प्रोमिसरी नोट के ऊपर एक सूट आता है, उसमें डिफेंडेंट ये कहता है कि उसने जो है एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने जो प्रोमिसरी नोट था वो एग्जीक्यूट नहीं किया, और अल्टरनेटिव में ये कह सकता है कि वो जो ये सूट है वो लिमिटेशन बार है। ठीक है, पहले कह रहा है कि प्रोमिसरी नोट उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, और दूसरी में वो ये कह रहा है कि वो जो सूट लेके आया है वो लिमिटेशन बार है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव प्ली में व्यक्ति लेके आ सकता है। अब आ जाता है दूसरी चीज़ की एग्जाम्पल में हम समझेंगे, तो अगर हम समरी में समझें कि सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ मेंटेनेबल, कि अगर एक व्यक्ति जाता है कि किस लिए मुझे प्रॉपर्टी की पोजेशन दिलवा दीजिए, तो वो मेंटेनेबल होगा दो तरीके से, भाई उसके टाइटल में भी और उसके बेस पे लीज पे भी जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे है कि अलग अलग केस लो में हेल्ड हुई हैं बातें कि एक व्यक्ति पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अगर आता है तो वो टाइटल के बेस पे भी आ सकता है, और अल्टरनेटिव में वो भी कह सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ लीज मुझे दे दो। एक लैंडलॉर्ड एक इविक्शन के लिए टेनेंट के को बाहर निकालने के लिए एक सूट फाइल कर सकता है इस ग्राउंड पे कि वो मुझे मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, या फिर वो ये भी कह सकता है कि भाई इसने रेंट नहीं दिया है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कह रहे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक अग्रीमेंट के लिए एक व्यक्ति के ला सकता है। अल्टरनेटिवली वो ये भी कह सकता है कि मुझे डैमेजेस या कंपेंसेशन दिलवा दीजिए। ठीक है, कि अगर इससे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं तो डैमेजेस या फिर कंपेंसेशन दिलवा दीजिए। अब यहाँ पर एक केस लो था कृष्णा देवी वर्सेस एडिशनल सिविल जज बिजनौर 1985 का। इस केस में ये कहा गया इन ए पेटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मगर अगर कोई व्यक्ति जो है कॉन्जुगल राइट्स के लिए अगर पेटिशन लेके आते हैं तो अल्टरनेटिव प्रेयर में वो डिवोर्स भी कह सकते हैं, वो बार नहीं है। ठीक है, इस केस लो में ये हेल्ड हुआ। अब देखो रीजन क्या है अल्टरनेटिव प्ली का, इसमें एनएल बरार वर्सेस एडी चट्टोपाध्याय। अब आपको पढ़ने से ना मेरी बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको एकदम अल्टरनेटिव और इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग ना समझ में आ गया होगा, बिकॉज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। मैं एज ए स्टूडेंट अगर बात करूँगी तो मेरे को भी ऐसा जब मैं थ्योरी पढ़ने बैठूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा, बट आई ट्राइड कि आप लोग के लिए बहुत ईजी हो, और आपको नोट्स भी और केस लो भी मैंने एकदम सटीक शब्दों में दिए हैं। तो आपको नोट्स और ये चाहिए हो तो मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देती हूँ रोज़, तो आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, और अगर कुछ पर्सनल क्वेरीज वगैरह आपकी रहती हैं तो उसके लिए भी चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको लिंक चैट बॉक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो अगर आपको चाहिए तो आप फॉलो कर लेना। और इसके अलावा बच्चे मैं अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेती हूँ, स्पेशल क्लासेस होती हैं मेरी अनअकैडमी पर, और प्लस कोर्स भी है मेरा जिसमें मैं मुस्लिम लॉ पढ़ा रही हूँ। प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर जाना चाहते हो, कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, और स्पेशल क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए भी आप जा
जा सकते हैं। तो NN बरार वर्सेस AD चट्टोपाध्याय का केस क्या है, यहाँ पर ये हुआ था ट्रायल ऑफ द क्लेम इन द अल्टरनेटिव इन वन सूट टेंड्स टू अवॉइड मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट, दैट इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अल्टरनेटिव प्ली को कोर्ट क्यों अलाउ करती हैं, अलाउ करने का रीज़न यही होता है कि जब हम बात करते हैं, हमने कहा कि एक व्यक्ति सूट को दो तरीके से ला सकता है। वो ये भी कह सकता है कि भाई ये जो था मेरे को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दीजिए, या वो कह रहा है कि मुझे जो है इसकी कॉम्पेंसेशन या डैमेज दिलवा दीजिए। अगर एक व्यक्ति एक सूट लेके आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, समझ गए, और फिर वो उसको रिजेक्ट हो जाता है या जैसे भी उसको नहीं उसको उसके फेवर में जाता है, वो दूसरा सूट लेके आता है कि मुझे अब कॉम्पेंसेशन दिला दो, तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई एक वो मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट ना हो, बार बार एक्शन ना आए उसके ऊपर, तो उसके लिए क्या है, आपको जो भी प्ली करनी है आप एक ही प्लीडिंग में आप कर दीजिए। दैट इज़ वोट अवॉइड करने के लिए मल्टीसिप्लिटी ऑफ सूट ये हम अल्टरनेटिव प्ली को अलाउ करता है CPC इन कंप्लायंस फॉर ऑर्डर टू रूल 1। ठीक है, विच प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है कि एवरी सूट, हर सूट को जहाँ तक प्रैक्टिकल हो इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए कि उसको फाइनल डिसीजन मिल जाना चाहिए अपॉन द सब्जेक्ट इन डिस्प्यूट, और ताकि फर्दर लिटिगेशन ना हो, है ना। आप कह रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं दे रहे हो, चलो दोबारा सूट लेके आएंगे, तो दैट इज वॉट कि बार सूट ना आए, इसके लिए ये अलाउ की गई है। तो NN बरार वर्सेस AD चट्टोपाध्याय का केस ध्यान रख लेना, इसमें रीज़न बताया गया अल्टरनेटिव प्लीज का। इसके अलावा और भी बहुत फेमस केस है इन री मॉर्गन 1887 का केस। इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्लेंटिव जो है वो रिलाई कर सकती हैं अलग अलग रिलीफ्स के ऊपर अल्टरनेटिव में। इसी तरीके से डिफेंडेंट्स भी रेज कर सकते हैं सेवरल डिफेंसेस इन द अल्टरनेटिव। समझ गए, दोनों के पास ऑप्शन है, प्लेंटिव के पास भी और डिफेंडेंट के पास भी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक सूट है किसके लिए, पोजेशन के लिए मेंटेनेबल है, तो वो टाइटल के लिए भी होगा और अल्टरनेटिवली वो लीज के लिए भी होगा, जो मैंने आपको बताई थी बात। फिर दूसरा केस है, बड़ा फेमस केस है, इन्फॉर्म श्रीनिवास रामकुमार वर्सेस महावीर प्रसाद 1951 का। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अल्टरनेटिव प्लीडिंग को अलाउ करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो व्यक्ति है वो दोबारा से जो है प्ली लेकर ना आए, इज टू अवॉइड द नेसेसिटी ऑफ अनदर सेट ऑफ लिटिगेशंस एंड टू डिसाइड ऑल द कंट्रोवर्सी इन वन लिटिगेशन, कि एक ही मुकदमे में सब कुछ बात आपने सॉर्ट आउट कर लेनी है, इसीलिए इसको अलाउ किया गया है अल्टरनेटिव प्लीज को। अब आता है मीनिंग ऑफ म्यूचुअली रिस्ट्रिक्टिव इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग। अब ये वही हो गया जो मैंने आपको कहा ठंडा गरम एक साथ कैसे खा लोगे, दैट इज व्हाट कह रहे हैं कि जब इनकंसिस्टेंट अल्टरनेटिव प्लीज आती है, अगर उसकी कह रहे हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट इनकंसिस्टेंट अल्टरनेटिव प्लीज मे वेल बी रेज्ड इन ए सूट, बट ए डिस्टिंक्शन हैज टू बी मेड बिटवीन ऑर्डिनरी इनकंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी दैट गोज टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कोई इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग है उसको बिल्कुल डिसअलाउ तो नहीं किया गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ये बात की गई है ऐसी प्ली नहीं आनी चाहिए जो एक दूसरे की एकदम अपोजिट हो। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था ठंडा गर्म वाला, तो वो अलाउड नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग होगी मतलब एक व्यक्ति अपनी बातों काटता हुआ कोई बात बोलेगा, तो वो डिपेंड करेगा अपॉन द कंडीशन कि कितना ज़्यादा व्यक्ति अपोजिट है, कॉन्ट्रडिक्शन में आ रही है। अगर एकदम इस तरीके से बेसिक नेचर ही खत्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है प्लीडिंग, तो फिर उस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति जिन फैक्ट्स पे क्या कह रहे हैं, जिन फैक्ट पे व्यक्ति आ रहा है वो इनकंसिस्टेंट तो है, मगर इस तरीके से नहीं है कि वो प्लीडिंग को ख़राब करे, जैसे मैंने अब आपको बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक डिफेंडेंट क्या कर सकती है, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में ये प्लीड करती है कि वो कभी भी उसकी शादी प्लेंटिव से नहीं हुई, और दूसरी तरफ अल्टरनेटिव में वो कहती है कि जिस सेरेमनी में वो गई थी, जिस सेरेमनी में वो प्लेंटिव के साथ गई हुई थी, मतलब जो सेरेमनी परफॉर्म हुई प्लेंटिव के साथ, अगर वो मैरिज वाली शादी थी तो वो नल एंड वॉइड है, क्योंकि उसकी कंसेंट जो है ऑब्टेन नहीं की गई। तो ये बात तो वो कह सकती है। अब यहाँ पर इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग भले ही परमिजेबल होती है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक तो अगर वो एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी हो, एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब जैसे कि अगर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई ये प्लेंटिव ये कहता है कि एक डिक्लेरेशन कर दीजिए कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ठीक है, दूसरी तरफ कह रहा है कि आप इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो, तो ये तो बहुत एकदम सी अलग सी बात हो गई। अब एकदम इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग करो, एक दूसरे से चीज़ें मैच नहीं करती हैं ना। एक तरफ कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और दूसरी तरफ क्या कह रहे हो इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे करा दें जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो है ना, उसके लिए आप कैसे आ रहे हो। तो यही बात कह रहे हैं, भले ही इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग को अलाउ किया गया एक हद तक, बट स्टिल इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग जब भी रेज होती है, जैसे अगर ये वाला केस समझे, तो उसको हमेशा कोर्ट सस्पिशन से देखती है, शक से देखती हैं।
रीज़न उसका यही है क्योंकि जो पार्टी होती है ना, वो जो प्लीडिंग करती है इस बेस के ऊपर, वो अपनी मतलब एक तरीका नहीं होता है, कंसिस्टेंट प्लीडिंग नहीं होती, दोनों चीज़ें वो अलग अलग कहते हैं और एक दूसरे से अपोजिट नेचर की होती हैं। तो उस चीज़ को कोर्ट जो होती है इतनी जल्दी बिलीव नहीं कर पाती। आप सोचो नॉर्मल इंसान भी कैसे विश्वास करेगा। तो इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग की बात हो रही है तो कोर्ट परमिजिबल तो कर देती हैं उसको, बट वो फिर भी इतना ज़्यादा उस पर वो इतनी रिलायबल नहीं होती हैं। और दूसरी तरफ बात हम करें कंसिस्टेंसी की, इनकंसिस्टेंसी की, तो अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अपोजिट हो गई है बात को, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये डिक्लेयर कर दो, दूसरी तरफ कह रहे हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिला दो, तो उस चीज़ को तो कह रहे हैं कि आप जो है बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो पहली चीज़ को दूसरी बात डिस्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है, फिर ये तो हमें समझ में आ गया, और इस तरह की प्लीज होती है वो कोर्ट अलाउ नहीं करती हैं। फिर आते हैं 2 केस लो आपके सामने दिख रहे होंगे। एक है दामोमल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1967 का केस। इस केस में एक ये कहा गया था कि रेस्पोंडेंट के द्वारा कि जो पिटीशन है वो डिसमिस कर दी जाए, किस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे कि डिले हुई है, देरी हुई है, और अल्टरनेटिव में कहा गया कि पिटीशन इसलिए डिसमिस होनी चाहिए क्योंकि प्रीमेच्योर है। अब आप देखो कैसी कैसी बात है, या आप एक तरफ कह रहे हो डिले के बेस पे कर दो इसको, दूसरी तरफ कह रहे हो प्रीमेच्योर हो, तो ये म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव हो गई। ठीक है, समझ गए, तो इसको कोर्ट ऐसे अलाउ नहीं करती। फिर राजमल वर्सेस डोमिनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ ने फाइल किया था एक सूट रिकवरी करने के लिए। किस लिए रिकवरी करने के लिए, एन अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि गुड्स डिलीवर नहीं हुए हैं, अब मुझे इसका कंपनसेशन चाहिए। तो डिफेंडेंट ने क्या किया, ये प्ली किया कि जो गुड्स थे वो इंश्योर किए गए थे उसके पास, बट जो गुड्स थे वो इंश्योर नहीं किए गए थे एक सर्टेन रीजन से। मतलब वैसे तो ठीक है, इंश्योर किए गए थे, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से इंश्योर नहीं किए गए थे। तो कोर्ट ने रिफ्यूज किया इस इनकंसिस्टेंट प्लीज को, और ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, it was admitted that the consignments in question were covered by policy of insurance। तो जिस कंसाइनमेंट की बात कर रहे हैं, जो प्लेंटिफ की बात कर रहे हैं, वो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस से कवर था, और डिफेंडेंट फिर ये नहीं कह सकता एक ही सांस में कि भाई वो पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस से कवर नहीं थे, ये चीज़ें कवर नहीं थी। मतलब ये इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग की तरफ है। एक तरफ तो आप अग्री कर रहे हो हाँ प्लीडिंग थी, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि नहीं थी, तो कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर में है, तो इसको सीपीसी में अलाउ नहीं किया जा सकता। अब आता है इनकंसिस्टेंट प्लीज मस्ट बी शोन टू बी मेंटेनेबल। ये केस लो है प्रेमलाल वर्सेस डीएलएफएच एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड 1968 का केस। इसमें ये कहा गया कि एक पार्टी टू सूट है वो प्लीड तो कर सकती है इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग को अल्टरनेटिव में, बट इट मस्ट बी शोन बाय हिम दैट ईच ऑफ सच प्ली इज मेंटेनेबल। उसको ये दिखाना पड़ेगा कि जो वो प्ली लेके आया है वो मेंटेनेबल है। इनकंसिस्टेंट प्लीज मस्ट बी शोन टू बी मेंटेनेबल, तो मेंटेनेबल नहीं होगी तो कोर्ट नहीं अलाउ करेगा। अब आता है एज रिगार्ड्स इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग द कोर्ट डज नॉट प्रोहिबिट ए पार्टी फ्रॉम मेकिंग 2 और मोर इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ ऑब्लिगेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट मना नहीं करते कि आप नहीं लेके आ सकते, बस हाँ इतनी बात है कि आप एकदम अपोजिट ले आओगे तो दैट इज़ नॉट अलाउड। प्लेंटिफ रिलाई कर सकता है बहुत सारे डिफरेंट राइट्स पे अल्टरनेटिवली, ऑल्दो दे मे बी इनकंसिस्टेंट। डिफेंडेंट भी रेज कर सकता है अपने स्टेटमेंट में डिफेंस में कोर्ट की परमिशन के बिना एज मे डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट इनकंसिस्टेंट डिफेंसेस एज ही मे थिंक प्रॉपर ला सकता है। और कोर्ट अगर सही समझती हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6 रूल 16 जो हम पढ़ेंगे कि उसमें अमेंडमेंट की बात हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। उसमें क्या है कि ऑर्डर कर सकती हैं कि जो है रिकोर्स कर सकती हैं ऑर्डर 6 रूल 16 को, और फिर क्या कर सकती हैं अमेंड करने के लिए जा सकती हैं, स्ट्राइक करने के लिए कह सकते हैं, मतलब हटा दो इस पोर्शन को, ऐसे अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो कह सकती हैं। इनकंसिस्टेंट प्लीज परमिजिबल है, बट वो हमेशा सस्पिशन निगाह से शक की निगाह से देखा जाता है, और पार्टी जो ट्राई करती हैं इस्टेब्लिश करने के लिए इनकंसिस्टेंट प्लीज को, वो हम हमेशा अपने आप को एक रिस्क में डालती हैं कि भाई एक तरफ से कॉन्ट्राडिक्टरी जो है डिस्ट्रक्टिव एविडेंस लेके आए। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट द पार्टी कैन नॉट बी अलाउड टू अप्रोबेट एंड रेप्रोबेट एट द सेम टाइम। अप्रूव और रिजेक्शन एक साथ नहीं हो सकता है।
अब ऐसी प्लीडिंग कब अलाउ नहीं होएंगी, कब कोर्ट रिफ्यूज़ कर देंगे, जब ये कह रहे हैं कि हमारे ऑर्डर 6 के रूल 16 में ये है कि जब ऐसा लगता है कि प्लीडिंग डिले करती हैं या फिर फेयर ट्रायल को एम्बेरस करती हैं, मतलब उन्हें हैम्पर कर सकती हैं, और ये प्ली जो लेके है वो मेंटेनेबल बाय लॉ नहीं है। और वहाँ पर जब एक पार्टी जो होती है एक डेफिनेट स्टैंड ले लेती है एक बार में और कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दे दिया, तो फिर वो अल्टरनेटिव में प्लीडिंग नहीं ला सकते। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग के ऊपर का क्लास।